फल खाने से, सब्जी खाने से, वक्त पे सोने से, और इसके अलावा बहुत सारी जो एक चेकलिस्ट मिलती है, एक्सरसाइज करने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी हम कहीं पे भी बैठते हैं तो हमारी एक गुफ्तगू आपस में होती है कि हम एक ड्राइंग रूम टॉक करते हैं ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी तरीके से रहना। करते नहीं है, वहीं से उठते हैं, फिर कहते हैं लाओ भी बर्गर, फास्ट फूड, जलेबी, निहारी, पाए और मिठाइयाँ, और फिर वही सब कुछ खाते हैं, फिर कहते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। ये जो एक माइंडसेट है हमारा, ये क्या है? अच्छा, फिर मजाक उड़ाया जाता है कि तुम बड़े कुछ समझदार हो गए हो और तुम जो सा ये करना शुरू हो गए हो। ये एक बिहेवियर भी मैं सोसाइटी में देखती हूँ कि किसी को अच्छा काम करते हुए देख के उसे तंज किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है। सो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि ये समझता है कि मुझे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि देखिए हम लोगों को मना नहीं कर सकते। हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं लोगों को ये बताती हूँ कि आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा। सो अपने अंदर कामनेस लेके आए, या ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ऐसे तरीके मौजूद हैं जिससे आप अपनी केयर में इतने आगे निकल जाते हो कि किसी की कोई भी बात आपको इफेक्ट ही नहीं करती। हम बीमारी का इंतजार करते हैं, यानी उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमारे खानदान में भी ये बीमारियां हैं, आ सकती हैं हमें जेनेटिकली भी, और हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करने की जरूरत है। कई दफा बड़े हमें बुजुर्ग बताते भी हैं कि बेटा तुम लोग ये ना करना, ये ना करना, अपना ख्याल रखना। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपका हीमोग्लोबिन A1C ज्यादा आ जाए, पता चले कि आप जी डायबिटिक हो रहे हैं, तो अब आप क्या करते हैं, उस दिन आप सारा मीठा बंद कर देते हैं, उबली हुई चीजों पे आ जाते हैं। जिस दिन आपको हार्ट अटैक होता है, उसके बाद आप ट्रैक पे चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये जो हमारा एक माइंड सेट है कि हम क्राइसिस से पहले कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? अब फर्ज करें मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं बाहर से मंगवाऊँ, खा लूँ। जब मुझे ये पता होगा कि मैं जो बाहर से मंगवा रही हूँ इसने मेरी बॉडी के साथ करना क्या है या इसके इफेक्ट्स मेरे ऊपर क्या आएंगे, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटीज चेंज होंगी। सोशल मीडिया का इस हवाले से रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये चीज़ बताना शुरू करे कि क्यों चेंज करना है। ये तो बताया जाता है कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, भाई क्यों है। हमारी जनरेशन यंग आजकल की ये मांगती है। बल्कि ऐसे मौके पे मैंने देखा कि मिसाल देते हैं, वो हमारा एक जानने वाला था, बड़ी वॉक करता था, उसी को हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, और जो मेरे पास ये बच्चे आते हैं ना कि हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हमें नींद नहीं आती है, हमें चिड़चिड़ापन है, हमें अपना क्लियर नहीं है, हमें पैदा क्यों किया गया है, मैं ये क्यों करूँ। मैं उन्हें कहती हूँ बेटे एक दफा सब छोड़ दो, पहले फूड से काम करना शुरू करो, क्योंकि 80% जो है ना वो फूड हमारे ऊपर काम करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम जिंदगी में कोई फैसला करते हैं ना अच्छे काम करने का, तो हमारा दिमाग जो है ना एक फैक्ट्री बन जाता है। और फैक्ट्री कौन सी है? जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं एक्सक्यूजेस। इस वजह से नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, ये मसला आ गया है, अब इसको देखूं या ये काम करूं। और इसी वजह से जब हम बहाने बनाते जाते हैं, बहानों पे बहाने लेकर आते जाते हैं, करने का काम पीछे रह जाता है और हम बेचारगी में घिर जाते हैं कि देखा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आज मैं पॉडकास्ट में बात करना चाहूंगी, हमारा एक एटीट्यूड है बीमारियों की तरफ, यानी बीमारी और उसको मैनेज करना, और उसकी वजह से बजाय इसके कि जो सेहत के सुनहरे असूल हमें पता चलते हैं, हमें बताया जाता है कि इन असूलों के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, आप बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। हम उन पे अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। सब कुछ जानते हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे होते। इस एटीट्यूड को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया खालिद, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ सर्टिफाइड लाइफस्टाइल फिजिशियन भी हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस माइंडसेट को समझने की और इस माइंडसेट को थोड़ा सा दुरुस्त करने की कि ये जो फैक्ट्री है ना, इसमें बहाने मैन्युफैक्चर ना हो, बल्कि इसमें कुछ ऐसा मज़े का काम हो, ऐसी मज़े की सोच हो जो हमें सिखाए कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर समिया, अब मुझे आप ये बताइए, जो मैंने पहली बात की है यहाँ पे कि हम सबको पता है, यानी फल खाने से, सब्जी खाने से, वक्त पे सोने से, और इसके अलावा बहुत सारी जो एक चेकलिस्ट मिलती है, एक्सरसाइज करने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी हम कहीं पे भी बैठते हैं तो हमारी एक गुफ्तगू आपस में होती है कि हम
एक ड्राइंग रूम टॉक करते हैं ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी तरीके से रहना, करते ही नहीं है। वहीं से उठते हैं, फिर कहते हैं लाओ भी बर्गर, फास्ट फूड, जलेबी, निहारी, पाए और मिठाइयाँ, और फिर वही सब कुछ खाते हैं, फिर कहते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। ये जो एक माइंडसेट है हमारा, ये क्या है? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अब हमने अभी यहाँ पे बात की कि हम अपना ख्याल नहीं करते, हमें सब कुछ पता होता है। इम्पॉर्टेंट ये है, हम हर उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आप फर्ज कर लें कि आपको पता है कि आज सुबह आप आई हैं और आपके लिए कोई भी एक काम जो आपने सोचा हुआ था ज़रूरी है, आप प्रायोरिटी पे उसे रखेंगे। ठीक है, लाइफ में हमने अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट की हुई होती हैं, उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें वैल्यू कर रहे होते हैं। सो अगर हम अपने आप से, हर एक से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप आंखें बंद करें और अपने आप को ज़रा सोचें कि आपने वैल्यू कहाँ अपने आप को किया है, प्रायोरिटी पे कहाँ रखा है, तो मेरा ख्याल है लास्ट नंबर हमारा होगा, उसके बाद ऊपर होगा। तो रीज़न मेन है ये कि लोग ख्याल क्यों नहीं करते, उन्हें पता सब होता है लेकिन वो वैल्यू नहीं करते ना अपने आप को। उन्हें लगता है कि अगर वो दुनियावी चीज़ों के अंदर, मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, मैरिड हैं तो बच्चों की स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, अभी अनमैरिड है, एजुकेशन के अंदर हैं तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि हमारे अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, कोई बात नहीं, चीज़ें नींद भी बाद में पूरी हो जाएगी, खा भी हम बाद में लेंगे, वो पता होने के बावजूद इग्नोर करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगली बात ये होती है कि जब आप यंग एज के अंदर होते हो ना, उस टाइम में आपको साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे होते। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके अंदर एक निज़ाम रखा होता है जो कि आपको ऑलरेडी हील कर रहा होता है, उसकी वजह से आप इग्नोर करते चले जाते हो। इफेक्ट्स आते हैं कुछ सालों के बाद, जब टाइम काफी गुजर चुका हुआ होता है। सो जब हम लोगों को बताते हैं कि आपकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है या आप अपने खाने पीने का ख्याल रखो, तो कहते हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्या जरूरत है या अच्छा हम कर लेंगे। बल्कि ऐसे मौके पे मैंने देखा कि मिसाल देते हैं, वो हमारा एक जानने वाला था, बड़ी वॉक करता था, उसी को हार्ट अटैक हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो वो यहाँ पे ना उनको ये बात बताना बड़ा ही जरूरी है कि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि जो बीमारी आपको 10 साल बाद होनी है वो 10 साल पहले हो जाएगी। एक आम मिसाल है, हमारे पेरेंट्स को जो बीमारियां जिस उम्र में होती थी, हमें 10 साल पहले वो हो रही हैं, अभी से हो रही हैं वो। अभी आज अगर मैं जो प्रॉब्लम्स देखती हूँ, मेरी 10 साल की बच्ची मुझे अभी बता रही होती है कि मामा मैं ये फील कर रही हूँ। तब इससे अंदाजा लगाएं कि अपना ना ख्याल करना आपको, आपकी उम्र को कितना कम कर रहा है, बीमारियां कितनी जल्दी आपके अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, ये तो मुझे बात समझ आ गई। आपने जैसे बताया कि ये वक्त की कमी की वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज हमारी ये तरजीहात में से ही नहीं है कि हमने अपने आप को बेहतर बनाना है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ लाइफस्टाइल फिजिशियन एज वेल, अब दोनों का कम्बिनेशन आपके पास है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैप है हमारा, नॉलेज एक तरफ इल्म है हमारे पास और एक तरफ एक्शन, और आप देखें कि आजकल इल्म ऐसा है कि रील्स पे रील्स हम देख रहे हैं और इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कई दफा मैं खुद भी देखती हूँ कि पेशेंट जब आता है ना, तो वो ज्यादा आपको चीजें बता रहा होता है जो शायद आपने भी नहीं देखी होती या पढ़ी होती ना, आपके लिए भी सरप्राइज एलिमेंट्स उसमें आ रहे होते हैं। इस गैप को कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं कि जी एक्शन पे वो नहीं आ रहे होते? अच्छा देखिए, एक हमारे पास वो ऑडियंस है या हमारे लोग हैं जिनके पास वैसे जो नॉलेज आ रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है और वो कर नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया का एक बड़ा क्लियर रूल है, क्योंकि जब आप अपनी पब्लिसिटी चाहते हो या मतलब मार्केटिंग चाहते हो, तो आप कुछ एक हिस्सा बता देते हो, बाकी बात मुकम्मल बताते नहीं हो। जिसका दिल भी चाहता है ना करने को, वो सुन सब लेता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती मैं शुरू कहाँ से करूँ, स्टार्ट कहाँ से होगा। तो जो पहला कदम उठाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से जब आपको नामुकम्मल मालूमात मिलती है और आप उस नामुकम्मल मालूमात को अप्लाई करते हो और उसके असरात नहीं आते, इफेक्ट नहीं कोई आता, तो आप होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं सकूंगा। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो इंसान ना वो लोग नहीं अप्लाई कर पाते। सेकेंड चीज मैं बात करूँ हमारे एजुकेशनल सेटअप की, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत लोगों को जानते भी हैं। सो उसमें ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत दिया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अप्लाई हमने कैसे करना है उस पर बहुत कम बात होती है। इवन देन, वेरी सॉरी टू से, मैं मतलब किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बताना, मैं भी एक टीचर हूँ, कि हमारे टीचर्स अपने ऊपर वो चीजें अप्लाई नहीं करते, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। सो ये कैसे हो सकता है कि आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, आप बता रहे हो आगे अपने स्टूडेंट्स को, आपके बात में वो असर ही नहीं आएगा, आपके स्टूडेंट्स को वो पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे कैसे अप्लाई करना है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ले लें, हमारे लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स ले लें, थ्योरेटिकली वो एक से एक बढ़ के एग्जाम्स देंगे, वो पास होंगे, शायद वो टॉप भी करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे
उन्हें कुछ नहीं आता रोल होगा। मॉडल्स उनको नहीं बिल्कुल मिल रहे। बिल्कुल नहीं, उन्हें रोल मॉडल्स नहीं। हम मैं जनरेशन वो ना जिन्होंने रोल मॉडल बनना था, अनफॉर्चुनेटली हम रोल मॉडल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफा आप देखें जब डॉक्टर को भी चेक कराने जाते हैं, डॉक्टर खुद इतना ओवरवेट होता है और वो पेशेंट को बता रहा होता है कि आप अपना वजन कम करें, बिल्कुल। तो पेशेंट ये सोचता हुआ जाता है कि मेरे लिए क्या मोटिवेशन है ना, कि मैं कैसे ये काम करूं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि एक हमारा और एटीट्यूड है कि हम बीमारी का इंतजार करते हैं, यानी उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमारे खानदान में भी ये बीमारियां हैं, आ सकती हैं हमें जेनेटिकली भी, और हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करने की जरूरत है। कई दफा बड़े हमें बुजुर्ग बताते भी हैं कि बेटा तुम लोग ये ना करना, ये ना करना, अपना ख्याल रखना, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपका हीमोग्लोबिन A1C ज्यादा आ जाए, पता चले कि आप जी डायबिटिक हो रहे हैं, तो अब आप क्या करते हैं, उस दिन आप सारा मीठा बंद कर देते हैं, उबली हुई चीजों पे आ जाते हैं। जिस दिन आपको हार्ट अटैक होता है, उसके बाद आप ट्रैक पे चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये जो हमारा एक माइंड सेट है कि हम क्राइसिस से पहले कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि हमारे पर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उस टाइम में जो ना हम फौरन से रेडी हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, और जैसे वो चला जाता है और वो फिर हम भूल जाते हैं। आप देखेंगे जब भी कभी किसी की जिंदगी में परेशानी आई, वो अल्लाह ताला से उतना ताल्लुक जोड़ लेता है। जैसे वो परेशानी खत्म होती है, समटाइम थैंक यू कहना भी भूल जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा मामला खत्म हो और हम आगे। तो ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक ह्यूमन की नेचर बता दी हुई है कि वो बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा ही पैदा किया है। हाँ, उसको ये रिमाइंडर्स देना या उसको इस काबिल बनाना, उसे समझाना कि तुमने ये चीजें याद रखनी और करनी है, ये बचपन से ही काम शुरू हो जाता है। माएँ सबसे बड़ा रोल मॉडल होती हैं क्योंकि वो फर्स्ट टीचर्स हैं अपने बच्चों के ना। जो वो खुद कर रही होंगी वो लाजमी नहीं अपने बच्चों को सिखाएं भी, उनका अमल उनके बच्चों को वो करने पे मजबूर कर देता है। फर्ज करें आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप अपनी केयर करते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखते हैं, वो बच्चे भी ऐसा ऐसा करना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें बीइंग अ मदर, क्योंकि हमारे काम भी बहुत होते हैं। हम एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या हमारे बच्चे हैं, हम उनको देखें या अपने आप को देखें। सो हमें ये बात उन्हें समझाना पड़ती है कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 आप होने चाहिए। अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप आगे उनको कैसे लेके चलोगे? जैसे गाड़ी का इंजन है ना, आप एक मदर का रोल एक इंजन की तरह का है। इंजन ही जब ठीक नहीं चल रहा तो वो इतना ज्यादा लगेज या जो सामान लेके जाना है वो नहीं लेके जा सकेगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा। सो हम जिस रोल में, हम एक फादर के रोल में, एक मदर के रोल में, जिस रोल में भी इम्पोर्टेंट हम खुद हैं कि पहले हम अपना ख्याल करें, देने उसके बाद जिस दिन लोगों को इस बात की समझ आ जाती है ना, उसके बाद से फिर ये होता है कि वो अपना ख्याल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और मैंने बड़ी चीज़ वाजिया सोसाइटी के अंदर देखी। अब एक बंदा है, उसको बहुत अच्छी समझ आ गई है कि मैंने अपना ख्याल करना है, वो इस डर से नहीं करता कि दूसरे लोग कहेंगे कि ये तो सेल्फिश है, ये तो मतलब अपना ख्याल करी जा रहे दूसरा। तो सेल्फिशनेस ये नहीं होती कि आप अपने आप को वैल्यू करें। एक औरत है, सुबह उठी है, पूरा दिन काम किया है, दोपहर को ये उसका राइट है कि वो अपना ख्याल रखे, वो रेस्ट करे। ये नहीं है कि वो रात तक जो सा वो काम करती रहे, और इस पर शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं। मैंने ऐसी औरतों को शर्मिंदा होते देखा कि नहीं वो सब जाग रहे हैं, मैं कैसे सो सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। नहीं, आप अगर दूसरों को देखते रहेंगे ना तो याद रखें लोग तो कभी भी खुश नहीं होते, बिल्कुल कभी भी नहीं होना। सो आपका अपने आप से खुश होना बहुत जरूरी है, ना कि आप ये सोचें कि लोग मुझसे खुश हो जाएं। बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आती है जो मैंने देखा है कि एक तो आप सेल्फ केयर की बात करें ना, कि अपने आप को तरजीह देंगे तो फिर सबके साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए ना मैं यूजुअली एक जुमला बोलती होती हूँ जब भी मेरी कोई टॉक हो। मैं कहती हूँ अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी खैर है, तो इसका मतलब है सबकी खैर नहीं, क्योंकि वो ये कि सब लोग जो है ना वो फिर परेशानी में रहेंगे क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारा एक और चैलेंज भी है, वो है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस हेल्थ के मामले में मुझे ऐसे नजर आती है कि अगर वालदा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाई और अभी भी नहीं रख रही हैं, तो समहाउ अनसेट तरीके से हम वही पैटर्न्स अपने अंदर ले आते हैं कि भी मैं भी नहीं कर सकती। और ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि अगर वालदा मुझे कहेंगी कि जी मैं तो डिप्रेस्ड हूँ और मेरा तो मतलब ये बीमारियां मुझे हैं, लेकिन देखिए मेरी बेटी को समझाएं ना कि ये तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करे, और वो बेटी जो है वो नहीं कर पा रही होती और ये वालदा को नहीं समझ आता। तो लर्न हेल्पलेसनेस का हमें क्या पैटर्न्स नजर आते हैं? आपने जैसे लाइफस्टाइल मेडिसिन को आप प्रैक्टिस करती हैं,
तो उसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? ये बड़ा आपने अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया। लर्नड हेल्पलेसनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड पहले करने की जरूरत है। मार्टिन स्लेगमन का ये कॉन्सेप्ट था। उसने जब पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम किया तो ये एक एक्सपेरिमेंट उसने किया था। अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, नॉर्मली ह्यूमन के ऊपर एप्लीकेशन से पहले एनिमल्स पे होता है। तो उस डॉग को उन्होंने कैसे केज के अंदर बंद किया जिसमें उन्होंने हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक शॉक छोड़ दिया। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि वो उसने बड़ी कोशिश की निकलने की और उससे बचने की। जब वो नहीं निकल सका तो वो एक दुबक के ना एक कॉर्नर के अंदर बैठ गया। फिर उसमें से निकाल के उन्होंने एक और बॉक्स के अंदर जो एक केज था उसमें रखा, जिसके दरमियान में रास्ता था। एक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक शॉक नहीं था, एक साइड पे था, और उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक वाली साइड पे बिठा दिया गया। और अब देखा कि वो क्या करेगा। उसने वो कोशिश ही नहीं की कि वो दूसरे साइड पे जाए, क्योंकि उसका एक माइंड सेट बन गया था कि नहीं कुछ हो सकता। सो हमारे नॉर्मली बिहेवियर्स भी ऐसे ही होते हैं कि हम ये सीख जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। आजकल की जनरेशन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। मैं पर्सनली बड़ी इंप्रेस होती हूँ कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो सीखना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। सो अगर वो इसी को यूज़ करें तो वो इस चीज़ में से बच सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई मुझे कहे ना कि नहीं मुझे मेरा कुछ नहीं होना क्योंकि मेरी अम्मा को भी ये था, मुझे भी ये मसला हो जाएगा, या है मुझे मसला ये, तो क्या करें, जेनेटिकली मेरे अंदर हो गया। तो मैं कहती हूँ ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो दिल में रिग्रेट नहीं होगा ना कि मैंने कोशिश नहीं की। सो आज की जनरेशन को आउट ऑफ द बॉक्स जानना पड़ेगा। और जो हमारी जनरेशन या हमारी मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दें। लेकिन जो आपने अपनी जिंदगी में किया, कुछ चीजें आपसे बहुत अच्छी हुई, कुछ आप नहीं कर सके सोसाइटी के डर से या अपनी वैल्यूज को वैल्यू करते हुए ना कि हमने नहीं किया। ठीक है, वैल्यूज को मैं कभी भी नहीं कहती कि आप उससे आगे जाओ। अपनी वैल्यूज को अगर आपने बच्चे को अच्छे से सिखा दिया, वो कभी उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे तो वो नई चीजें सीखेगा कैसे? वो डॉग जो था, वो जब तक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दूसरे साइड पे ना जाता, उसे कैसे पता चलता कि वहां पे कोई मसला नहीं है या वो ज्यादा अच्छी जगह है? सो जरूर करें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनके पीछे रहें, उनका हौसला बन के रहें, लेकिन उन्हें पुश करें आगे जाने के लिए। बहुत अच्छे नतीजे भी तो निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, जैसे अब बहुत से घरों में सोने का मसला है। हाँ। अब मैं ये देखती हूँ कि जी सारी सारी रात जाग रहे हैं। अगर कोई यंगस्टर सोना चाहता है तो उसको भी वो भी कहता है कि क्योंकि सारे घर वाले जाग रहे हैं, मैं भी नहीं सो सकता। अच्छा, फिर मजाक उड़ाया जाता है कि तुम बड़े कुछ समझदार हो गए हो और तुम जो सा ये करना शुरू हो गए हो। ये एक बिहेवियर भी मैं सोसाइटी में देखती हूँ कि किसी को अच्छा काम करते हुए देख के उसे तंज किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है। सो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि ये समझता है कि मुझे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि देखिए हम लोगों को मना नहीं कर सकते। हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं लोगों को ये बताती हूँ कि आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा। सो अपने अंदर कामनेस लेके आए, या ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ऐसे तरीके मौजूद हैं जिससे आप अपनी केयर में इतने आगे निकल जाते हो कि किसी की कोई भी बात आपको इफेक्ट ही नहीं करती। और असल सेल्फ केयर वही होती है। बिल्कुल सही है। लाइफस्टाइल मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हुए अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया, देसी खाने का आ गया है, और हेल्दी फूड और उसके सारी चीजें हमें पता चलती हैं। उसमें एक हमारा जो चैलेंज आ चुका हुआ है, साथ साथ जंक फूड बहुत बढ़ गया है। उसको हासिल करने के तरीके भी बहुत ज्यादा आसान होते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो नई जनरेशन है, बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद और इतना इंफॉर्मेशन आने के बावजूद, वो ना अब किचन का काम उन्होंने अपना कम कर दिया है। वो किचन में कम जाते हैं, खाना कम बनाते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। हर चीज उनकी ऑर्डर पे चल रही होती है कि भाई कौन अब पकाएगा, कौन कोई काम करेगा ना, यानी किचन के काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये जो हम जंक फूड से रिलेटेड एक बिल्कुल कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, और मामलात में भी लाइफस्टाइल के जितने भी पिलर्स हम देखते हैं उसमें जा रहे हैं, लेकिन जंक फूड से रिलेटेड हम एक कंफर्ट जोन में हैं कि बस यही खा लो, बस अब यही ऑर्डर कर दो। मैं ऐसी माओं को जानती हूँ जो पहले बच्चों को इतना लंबा लेक्चर देंगी कि पिज्जा क्यों खाते हो, जंक क्यों खाते हो, ये क्यों खाते हो। फिर वो खुद थकी हुई होंगी, बच्चों को पैसे पकड़ाएंगी कि ऑर्डर कर लो और पिज्जा ही खा लो, क्योंकि फिर कौन किचन समेटेगा और सारे काम जो है वो करेगा। इस तरह का जो एक सिनेरियो होता है वो कंफर्ट जोन में जाने वाला, जिससे हम खुद गलत फैसले कर रहे हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उस माइंडसेट को कैसे एड्रेस किया जाए? किसी भी एज में हो सकता है, तो उसको कैसे देखा जाए? सही। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ये समझाएं कि घर की कुकिंग या अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं।
बीइंग अ ह्यूमन मैं ये देखती हूँ कि मैं जो बाय डिफॉल्ट हमारी नेचर है ना, मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया हम उसके अकॉर्डिंग ही ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्स हमारा वही होता है। सो उसमें ना इंसानी दिमाग लॉजिक मांगता है, इंसानी दिमाग समझना चाहता है कि ये मुझे क्यों कहा जा रहा है। अब फर्ज करें मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं बाहर से मंगवाऊँ खा लूँ। जब मुझे ये पता होगा कि मैं जो बाहर से मंगवा रही हूँ इसने मेरी बॉडी के साथ करना क्या है या इसके इफेक्ट्स मेरे ऊपर क्या आएंगे, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटीज चेंज होंगी। सोशल मीडिया का इस हवाले से रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये चीज़ बताना शुरू करे कि क्यों चेंज करना है। ये तो बताया जाता है कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, भाई क्यों है। हमारी जनरेशन यंग आजकल की ये मांगती है। सो अगर मैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की बॉडी में ना अल्लाह ताला ने एक हीलिंग सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या है वो हीलिंग सिस्टम, वो हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। अब जो हमारी इम्यूनिटी है ना वो जितनी अच्छी होगी उतना ही हम बीमारियों से लड़ सकेंगे, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उतना फ्रेश होंगे, जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। ये तो एक अल्लाह ताला का सिस्टम हो गया। अब वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें छोड़ के बाहर की प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम डेड खुराकें कहते हैं, डेड फूड्स होते हैं जिनका हमारे गट के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। उसके खाने की वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता वीकर होना शुरू हो जाती है। जब वो कमज़ोर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस किस्म की माइंड में कन्फ्यूजन्स भी आती है ना कि हम ये क्यों करें, ये क्यों ना करें, या हम जो यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं वो मैसेजेस जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, वो मैसेजेस भी हम तब रिसीव कर पाते हैं जब हमारी इंट्यूशन एक्टिवेट होती है फूड के थ्रू। फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे अंदर एक तो इम्यूनिटी का सिस्टम मैंने आपको बताया, दूसरा एक बहुत खूबसूरत अल्लाह मैंने सिस्टम रखा है वो सर्कैडियन रिदम का है, यानी कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक का कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कि जैसे हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन में अल्लाह ताला ने यूनिवर्स में रखा है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन मौजूद है। हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो रिएक्ट करती है। खास टाइम में आप खाओगे तो आपकी बॉडी पे और इफेक्ट आएगा, वही अच्छी हेल्दी चीज़ आप किसी और टाइम में खाओगे तो वो आपके लिए साइड इफेक्ट के तौर पे काम करेगी, आपको नुकसान देना शुरू करेगी। अब लोगों को ना ये लॉजिक्स का पता होना इंतहाई ज़रूरी है। वो लोग जो स्पेसिफिक टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते और वो हर टाइम में या मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर हर तरह की चीज़ खाते हैं, उसका नुकसान होता है। सेकेंड चीज़ ये कि जब वो प्रोसेस फूड खाते हैं, वो फूड जो कि एक तरह से डेड फूड कहलाता है, उसकी वजह से भी उनको नुकसान होता है और उनकी बॉडी जो उनकी है, वो जो बॉडी की जो विजडम है ना, वो जो आप प्रोसेस फूड खा के सुला देते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाती। सो हम बीइंग अ लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करते हैं, हम इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर काम होना शुरू होता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी की विजडम एक्टिवेट होती है, इंट्यूशन एक्टिवेट होती है, आपकी बॉडी बोलना शुरू करती है कि ये चीज़ आपकी बॉडी खुद बताएगी कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ से हमारा सेल्फ केयर का और सेल्फ केयर से आगे अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत है ना, उसका सफ़र शुरू होता है। अब यकीन माने मैंने हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने कभी डायरेक्टली ये नहीं कहा कि आप रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करो, हम उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि अपनी केयर करना शुरू करो। सो आपको पता है इकबाल ने भी यही बात की कि जिसने अपने आप को पहचाना, उनकी पोइट्री के अंदर ये उसने अपने रब को पहचाना, तो ये कि वो खुद ही उसकी पहचान होना शुरू हो जाती है। और जो मेरे पास ये बच्चे आते हैं ना कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हमें नींद नहीं आती है, हमें चिड़चिड़ापन है, हमें अपना क्लियर नहीं है हमें पैदा क्यों किया गया है, मैं ये क्यों करूँ। मैं उन्हें कहती हूँ बेटे एक दफ़ा सब छोड़ दो, पहले फूड से काम करना शुरू करो, क्योंकि 80% जो है ना वो फूड हमारे ऊपर काम करता है। 80% फूड से मुराद है कि कुछ और भी हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस में देते हैं। तो वो जब वो आप काम करना शुरू करोगे, आपका माइंड क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ों की समझ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो तभी मिल जाएंगे जब हार्मोन्स हमारे रेगुलेट होंगे, जब इम्यूनिटी बेहतर होगी। आधे तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आधे पे फिर हम अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद गाइड करते हैं। जब ह्यूमन माइंड एक दफ़ा कन्विंस हो जाता है, उसके बाद वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके लिए फ़ायदे का है या उसके लिए नुकसान का है। अच्छा, आपने क्योंकि ये टीनेजर्स की बात की तो मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा था कि अब आजकल ना ये बच्चे सेल्फ हार्म में बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह से बच्चे जो हैं सुसाइडल, उनको बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं। माँ बाप
का कोई हर वक्त चैलेंज नहीं नजर आता कि जी माँ बाप बहुत सख्त तबीयत हैं या बहुत तंग कर रहे हैं बच्चों को, उसका लाइफस्टाइल के साथ क्या रिलेशनशिप आपको नजर आता है? जी, देखें जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ना वो पास्ट ट्रॉमास की बहुत बात करता है। हमें बीइंग अ पेरेंट एक बात आम शायद लगेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे बच्चे के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। फर्ज करेंगे मुझे याद है कि मेरा जब छोटा बेटा था वो कोई 2-2.5 साल का था, तो उसने कुछ पब्लिक में कोई काम किया और उसमें मैंने एकदम से, मुझे अब आइडिया नहीं उससे का स्पॉन्टेनियस हर माँ की तरह मैंने उसे ऊंची आवाज़ में कहा कि ये तुमने क्या किया। उसने पहले इधर उधर देखा, उसके बाद मुझे कहा आहिस्ता बोलें, मतलब 2.5 साल का सिर्फ बच्चा। सो आप देखें कि मेरे लिए एक आम बात थी कि मैंने उसको रोका, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था कि लोग देख रहे हैं मुझे या उसकी इंसल्ट हो रही है। सो बच्चे जो इस किस्म के थॉट्स के अंदर आते हैं, पेरेंट्स का और बच्चों का कम्युनिकेशन गैप है। आपको अपने बच्चे को समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आइडेंटिफाई करें अपने बच्चों को कि उनके कौन से अनयूजुअल बिहेवियर हैं। माँ को अल्लाह ताला ने ना कुदरती तौर पे एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट पैदा किया है। उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है अपने बच्चों के लिए। सो जहाँ कहीं उसका अनयूजुअल बिहेवियर होगा उसे पता चल जाएगा, लेकिन माँ टाइम तो गुजारे। माँ अगर अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार रही है, या अगर वो जॉबियन है और अपना सारा टाइम घर में भी वर्क के जो मसाइल हैं वो लेके आ गई है, तो कभी भी नहीं कर सकेगी। सो मेरा ये मैसेज यहाँ पे देना नहीं है कि मदर जॉब्स ना करें। मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 1 घंटा भी होगा ना, उस 1 घंटे में आपको अपने बच्चे की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि उसके अंदर चल क्या रहा है। उसके साथ उसको सुने कि उसके कौन से प्रॉब्लम्स हैं। जब आपकी एक दफ़ा दोस्ती हो जाएगी, वो हर वक्त बताएगा, तो बच्चों को भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, एक ऐसा समझदार दोस्त जो हर अच्छे बुरे के बारे में बताए। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी बात अभी शुरू करता है, वो आज क्लास में ये हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, या मेरे दोस्त सिगरेट पी रहा था, उसने कहा माँ पूरी बात सुनती नहीं, वो गाली गलौज और गुस्सा और सारी चीजें। बच्चे लेक्चर से बहुत घबराते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने लेक्चर सुनने से अच्छा हम घर ही ना आए। टीनेज बॉयज के बड़े मसले हैं ये, वो घर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं जी हमारी मदर्स जोन सी हैं। सो दोस्ती करने की कोशिश करें, और इसमें जहाँ हमारे बच्चे 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं हमारे बच्चों का ही राइट है हमें ओबे करें, हमारा भी राइट है हम थोड़ा सा आगे बढ़े। जब हमें लगे कि हमारे बच्चे के कुछ पैटर्न साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम डाइट और बाकी लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या-क्या चीजें देखें? 100% उसकी एज ए होल चीज देखें। आइडेंटिफाई जो आपने करना है ना, वो ये कि वो क्या खा रहा है, वो किस टाइम में खा रहा है, वो कब सो रहा है, उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं, उसके सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, वो कैसे लोगों से मिलता है, किन टाइमिंग्स में वो उनसे मिलता है, क्योंकि अक्सर ये इस किस्म की जो नेगेटिव गैदरिंग्स होती हैं वो रात के टाइम के अंदर हो रही होती हैं। ये चीजें जरूर उनकी नोट करें। फिर ये कि उसका सोचने का, बात करने का अंदाज कैसा है, वो लफ्जों की सिलेक्शन कैसे करता है, वो अगर किसी की बात करता है तो वो मजाकिया अंदाज में करता है, अपने आप को डिग्रेड करके करता है, वो वैल्यू किन चीजों को करता है। से ये वो सारे मार्कर्स हैं जिनको लाजमी वैल्यू करना चाहिए। इससे आपको आइडिया होगा। सो पेरेंट्स को अगर खुद पता होगा तो मेरा ख्याल है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा हैंडल कर सकेंगे। और जो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर एज ग्रुप के लिए है। ये पेरेंट्स के लिए अपने भी हैं। ये 2 साल के बच्चे से लेकर आपका बच्चा अडल्ट एज में आ गया, ये सबके लिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स बताए हैं जी। अभी हम हेल्थ की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। उसको सैबोटेज करने में कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस भी हैं, जिसमें शेम है, गिल्ट है, फियर है। ये खाने पीने या बॉडी शेमिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। ये और जिंदगी के मैटर से रिलेटेड हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट जो है यही आ रहा हो कि उनका पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीज़ों को जब हमारे अंदर अगर ये 3 चीज़ें आती हैं, पहले तो ये कि आती कहाँ से हैं, शेम, गिल्ट और फियर। दूसरा ये कि फिर इनको ठीक कैसे किया जाए। देखें, जो ये आपने मुझे सारी चीज़ें बताई ना, ये असल में इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो है ना, ये बड़ा क्लियर पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि एक चीज़ कॉज होती है, एक उसका इफेक्ट होती है। बच्चों में जो हमें नज़र आ रहा होता है वो इफेक्ट होता है। कॉजेज, मोस्ट ऑफ द कॉजेज जो हैं वो चाइल्डहुड में डेवलप होती हैं। हम एक साइकोलॉजी के अंदर हायरार्की की बात करते हैं, मैस्लो की हायरार्की की, जिसमें उसने स्टेप वाइज बताई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देन सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। एक नीड खास हद तक पूरी हो जाती है तो हम अगली नीड के ऊपर जाते हैं। पहले तो हमारी प्राइमरी नीड्स होगी जिनके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सेकंड सेफ्टी की आ गई, तीसरी जो उनसी हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस की आ गई। पहली 2 तो हमारे पेरेंट्स ही पूरी कर देते हैं। लव एंड बिलोंगिंगनेस विद पेरेंट्स
पेरेंट्स एंड विद सिबलिंग्स एंड विद पीयर ग्रुप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर आता है सेल्फ स्टीम, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि देना होता है पेरेंट्स ने, जो देना होता है टीचर्स ने, जो कि देना होता है पीयर ग्रुप ने। वहां पे जब फिक्सेशन होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं डेवलप हो पाता, जिसकी वजह से फिर आगे प्रॉब्लम ये शेम का आता है या डाउट्स का आता है। क्योंकि जो हमारी डिफरेंट एजेस है ना, 10 साल तक तो बच्चा चाइल्डहुड के अंदर है ना, वो तो मतलब उसको खेलना एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। 10 साल के बाद 11-12 साल की उम्र में जब वो आता है, अब वो चाहता है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी बने। आपने देखा होगा बच्चा कहता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि उसकी खुद अपनी आइडेंटिटी बन रही होती है। उस टाइम में पेरेंट्स जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना, ये तो बहुत नालायक है, तुम तो सुस्त हो, तुम कोई काम नहीं करते, और जब खुद कमाओगे तो पता चलेगा। खुद कमाओगे तो वो आप यही तो लर्नड हेल्पलेसनेस है। आप उसको लर्न करवा रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो, और उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो बच्चे को लगता है कि मैं तो कुछ कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। एक दफा आपने अपने बच्चे को ये यकीन दिला दिया ना कि तुम्हें अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसान पैदा किया है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन की जरूरत है, फिर शेम डाउट्स कुछ भी नहीं आते। फिर अगर आपके अपने बच्चे से दोस्ती अच्छी हो गई ना, तो अगर कभी उसे डाउट आएगा, अगर कभी शेम आएगी, वो आपको बताएगा। फिर आपका काम है कि आप उसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बच्चे बता नहीं पाते ना किसी को। अब उसी तरह अब हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी है कि इतना वर्कलोड है कि मैं ये नहीं कहती कि सब टीचर्स ही बुरे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, कुछ सिर्फ थ्योरेटिकली बात पे फोकस करते हैं, कुछ सिखाना भी चाहते हैं, लेकिन इतना प्रेशर होता है कि आपने ये कोर्स कंटेंट कंप्लीट कराना है कि हम बच्चे की सलाह की तरबियत की तरफ जा ही नहीं पाते। हम उसे वो बता ही नहीं पाते जो एक्चुअल एजुकेशन का मकसद है, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ से फिर बच्चा फिर किसके पास जाए, किसको बताए? ये जो शेम, गिल्ट और फियर है जो कि हमारी हेल्थ को सैबोटाज कर रहा है, क्या ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है या ये ओल्डर एज ग्रुप में जाकर भी हमें इफेक्ट करता है? बहुत इफेक्ट करता है। ये जो शेम, गिल्ट एंड फियर है ना, मींस ये हो कहाँ से रहा है, जब आपकी किसी भी एज के अंदर फिक्सेशन हो गई है ना, कोई भी कमी रहेगी आपकी लाइफ के अंदर, साइकोलॉजिकली कोई कमी रहेगी तो आपकी फिक्सेशन होगी। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा कि आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो, आप कंटिन्यूसली जोन सा एक आपका माइंड जोन सा है वो प्रेशर कुकर बना हुआ है, थॉट्स चलती चली जा रही हैं, चलती जा रही हैं, उसका आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ऑटोइम्यून डिजीजेस, कैंसर। क्योंकि देखिए ना, आप बोल तो नहीं रहे, आपको लग रहा है कि पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनेंगे, बाहर में किसी को बता नहीं सकता, या कुछ लोग वैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी को नहीं बताते। जो आपके माइंड के अंदर है उसने कहीं ना कहीं जरूर निकलना है। टीनेज में निकलेगा पिंपल्स की फॉर्म में, समटाइम ये लोगों के जो अर्ली बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है, ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर कितनी बड़ी चीज है आज, जितना एग्जैक्टली इस पे बात होती है कि जी जितनी ये कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह आपकी क्रॉनिक जोन से डिजीजेस है। सो ओल्ड एज के अंदर बहुत सारे जो हमें प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उसकी एक अहम वजह हमारी क्रॉनिक डिजीजेस है, जो कि आ रही होती है हमारी किसी भी एज के अंदर फिक्सेशन होगी और उसके इफेक्ट। मैं यहाँ पे आपको अपने पेशेंट की बात बताना जरूर चाहूंगी। मेरे साथ डर्माटोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और उनके काफ़ी किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम थे, कोई उनके स्टमक के प्रॉब्लम्स थे, मस्कुलर प्रॉब्लम्स थे, वो बहुत सारे, और बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मेरे पास आई, जब उनसे डिस्कशन शुरू हुई, सेशन स्टार्ट हुए, तो पता चला कि उनकी फिक्सेशन तब हुई थी जब उनकी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। बहुत ख्वाब लेके उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, आगे प्रैक्टिस करना चाहती थी, मदर ने उनकी शादी कर दी कि नहीं हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। वही हो गया कि मैं आगे क्या करूँगी, आउट ऑफ कंट्री चली गई। 1 साल के बाद इतने प्रेशर्स की वजह से बेबी बॉर्न हुआ, बेटा हुआ, ऑटिज्म के साथ पैदा हुआ। अब एक और बड़ा चैलेंज था उन्हें, एक तरफ गिल्ट था इतनी स्टडी की है मैं अपनी वो नहीं कर सकी, प्रैक्टिस नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ ये भी था कि अब ये बेटा है, बाप ने तो कह दिया जी मैं कमा रहा हूँ तुमने करना है। उन्होंने माशाल्लाह वैसे तो उस बच्चे के लिए मैक्सिमम किया, ऑटिज्म के बच्चे को चाहे वो माइल्ड उसको था, उसकी एजुकेशन कंप्लीट कराना, उसे यूनिवर्सिटी के लेवल तक लेके आना, उन्होंने वो सब किया अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर कर गई, अपने आप को भूल गई। जो कंटिन्यूसली चाइल्डहुड से लेकर अब मेरे पास जब वो आई तो 50 ईयर्स की वो थी, और वो इतने प्रेशर्स लेके आ रही थी। जब मैंने उनको कूल एंड काम किया, रिलैक्स किया, तो और वो फिक्सेशन जानने की कोशिश की,
तो उस टाइम में भी 20-25 साल शादी को हो गए, तो उनका पहला जुमला ये था कि समय में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने ये शादी जो था ना, मैं अगर ना करती तो शायद, मतलब वो शादी को कबूल ही नहीं कर पाई, आगे चल ही नहीं पाई। और वो अब ये चीज़ आम लोग मेरी सुनेंगे ना तो कहेंगे कि लो ये क्या बात हुई, हमने कबूल किया। एक दफ़ा दिल पे हाथ रख के सोचेंगे, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या वो आपने दिल से कबूल किए हैं? आप उसको जो लेके चल रहे हो वो दिल से कबूल करके चल रहे हो? नहीं चलते ना हम। इसका मतलब है कि अगर ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम्स हो जाए तो उससे भी हमारी हेल्थ बेहतर हो सकती है कि हम उसके लिए कोई वो बेहतरी करें। वही ना, हमें फिक्सेशन एड्रेस हो जाए कि मसला है कहाँ पे। यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो आपको बताता है कि आप अपने किन फिक्सेशंस को, किन अपने फिक्सेशन हो गई है जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसमें फिर आप अपनी पूरी रूटीन तो खराब कर लेते हो ना। तो हम उन्हें एड्रेस करना सिखाते हैं। हमारा एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर ये काम होता है कि हम आपको जो है वो मेन जो सेंटर्ड पर्सन होता है, वो क्लाइंट होता है हमारा, हमने उसको ये रिगार्ड देना होता है, उसको सिखाना होता है तुम अपनी जिंदगी कैसे बेहतर करोगे, ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। हम ये कभी नहीं चाहते हमारा क्लाइंट दोबारा है हमारे पास। हम चाहते हैं तुम खुद क्लाइंट, अब तुम खुद जो है स्ट्रीट के ऊपर आओ, लोगों की हेल्प करो, कम्युनिटी की हेल्प करो, लेकिन पहले अपने ऊपर काम करो। आपने शुरू में ना जिक्र भी किया कि जो यूथ है वो ये नहीं सोचता कि अभी तो मेरी सेहत ठीक है, क्योंकि बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि अभी फ्रेश है ना बॉडी, आगे जा के अगर हम अभी ख्याल नहीं रखेंगे तो मसले होंगे। इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना, जाहिर है जब उनको हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम लोग ख्याल रखो, हमने नहीं रखा, अब हमारी सफरिंग आ रही है। लेकिन बच्चों का वो जो माइंडसेट होता है ना, वो इतना सख्त होता है, वो बिल्कुल पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर रहे होते हैं और इन बातों पे नहीं आते। फ्रेंडशिप की जो आप बात कह रही है ना कि वालिदैन फ्रेंड्स बन जाएं, तो वो जब फ्रेंड बनते भी हैं तो बच्चे जहाँ उनका अपना मतलब है वो निकाल लेते हैं, बाकी जगहों पे कोई अपने कई दफा पेरेंट्स की फ्रेंडशिप को नहीं एक्सेप्ट करते। ये जो है ना कि बाद में जी हमारी अम्मी आप अब्बू फिक्र क्यों करते हैं, हम आपकी उम्र पे आएंगे तो हम कुछ कर लेंगे उस वक्त। ये जो एक माइंडसेट है पोस्टपोनमेंट का यंग एज में, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? अच्छा, उसमें आप पेरेंट्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ना, अपने बच्चे की खाने पीने की प्रेफरेंसेस को देखें। कुछ खाने तो वो घर में खाते होंगे ना, जो वो खाने खा रहे हैं कोशिश करें कि वो नेचुरल फूड हो, कोशिश करेंगे उनकी टाइमिंग्स वो हो जिसके अंदर जो है ना वो उनको फायदा हो। जैसे ब्रेकफास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे इतना आपके साथ अगर रह रहे हैं तो आप ये तो कर सकते हो ना कि सुबह उठ के बजाय कि उन्हें खुद को कि जाते हुए नाश्ता कर लेना, आप खुद उठें, उसके साथ बैठे नाश्ता करें। एक दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन कर लेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन बन जाएगी। तो पहले अपनी हैबिट्स डेवलप करें, फिर उसके अपने बच्चे को भी प्यार से कहें कि आओ मेरे साथ। मैंने ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं मानते, जो कि मतलब घर आना पसंद नहीं करते, पेरेंट्स बेबस हैं, समझा के थक गए, वो जब एक दफा उनकी फूड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उनके सोने जागने की रूटीन पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चा है जो ना उसके जो एक केयरिंग एटीट्यूड होता है, एक जो उसका वो पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट होता है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और वो वापस आना शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो चिकन है वो कितना आम है, वो खिलाया जाता है बच्चों को। वो चिकन को डेवलप करने में जो हार्मोन्स उनको दिए जाते हैं और उनको जिस तरह ग्रो किया जाता है, उसका बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कितना इफेक्ट है, इस पे कोई बात नहीं करता। आपने आज तक ये बात जरूर सुनी होगी कि चिकन की वजह से जी आपके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो गए, लेकिन उसकी वजह से साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम कितने हो रहे हैं इस पे कोई बात नहीं करता। प्रोसेस फूड की वजह से कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा। सो आप इन चीजों के ऊपर काम करें। आपका बच्चा जो है ना, इवन देन मैंने तो ये भी देखा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो पानी पूरी तरह नहीं पीती है, वो बहुत अग्रेसिव है। यूनिवर्सिटी में वो बच्चे होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बेटे पानी कितना पिया था आपने? 2 गिलास पी लेती हूँ मैं या 4 गिलास पी लेती हूँ, उससे ऊपर बात। आप अपने बच्चे की वाटर इनटेक पे तो काम कर सकते हैं ना। आप देखें ये काम करने पे आपके बच्चे की बहुत सारे बिहेवियर्स रिवर्स होंगे। मुझे तो जब कई दफा पेरेंट्स कंप्लेन करें ना कि देखें जवान हो गए फल नहीं खाते, तो मैं कहती हूँ आप फल काट के ना जो कॉमन रूम होता है वहां पे ट्रे में सजा के रख दिया करें, वो आते जाते आप देखेंगे। और यही होना शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने शेयर किया कि बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, खुद नहीं हम कर रहे होते, जिसकी वजह से मसले एक मैं मिसाल आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी आजकल के जो छोटे बच्चे हैं कि वो जंक फूड, ये स्लांटी, लेस चिप्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। मेरा बेटा भी जो सा वो बहुत खाना एक टाइम में शुरू हो गया था और तब मैं नई लाइफस्टाइल मेडिसिन में आई कि अब इसको किस तरह से मैं क्योर करूँ, कैसे। क्योंकि जब आप बच्चे को कहते हो कि ये नहीं खाना, उसको और दिल चाहता है खाने के लिए। वो अगर आप नहीं दे रहे, किसी फैमिली मेम्बर के पास गए तब
मैंने जो काम करना शुरू किया था ना, उसकी फूड की टाइमिंग सेट करना शुरू की थी। जब मैंने उसको ब्रेकफास्ट प्रॉपर करवाना शुरू किया, ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक टाइम के अंदर हेल्दी घर में चीज़ देना शुरू की, तो उसकी क्रेविंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। मुझे ये कहना नहीं पड़ा उसे कि तुम नहीं खाओ, उसका दिल नहीं चाहता था। ये बड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, और मैं चाहूँगी कि मेरी सुनने वाली ऑडियंस ज़रूर एक दफ़ा करके देखे। लाइफस्टाइल मेडिसिन को पढ़ें, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, टाइमिंग्स फूड की क्या होती हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप देखें बहुत सारी क्रेविंग्स आपकी वैसी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बताया है। अच्छा, पीयर कल्चर जो होता है ना, और जब बच्चे यंग होते हैं खास तौर पे, और बॉडी इमेज का भी जो एक चैलेंज होता है, वो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रखता है। ये इवन लेडीज के ऊपर रखता है। जब मैं कभी घरों में लेडीज को कहूँ कि आप फिजी ड्रिंक ना पिए, उनका हम नहीं पीते, तो इनका आपके घर में क्यों पड़ी है? मेहमानों के लिए, क्योंकि ये प्रेशर है मेहमानों का। हम बहुत से लाइफस्टाइल से रिलेटेड गलत फैसले लोगों के प्रेशर में करते हैं, जिसमें खाना पीना शामिल है हमारा। इसके अलावा इवन हमारी नींद शामिल है कि जी क्योंकि सब देर से उठते हैं या सब देर से सोते हैं तो हम भी वही काम करें। एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। ये सारे फैक्टर जो है, इनको कैसे ठीक किया जाए, उस पीयर प्रेशर से कैसे डील किया जाए? देखिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन हमेशा ना रूट कॉज की बात करती है। हम कहते हैं कि अगर किसी एक प्लांट को, या मतलब कोई भी ऐसी जड़ी बूटी है जो नुकसान दे रही है, अब ऊपर से काट दोगे, रूट्स मौजूद होंगी, वो फिर ग्रो कर जाएगी। सो इसलिए रूट्स ही निकाल दो कि उसके बाद मसला रहे ना। तो जो रूट कॉज है ना, वो सेल्फ केयर है। अपने ऊपर जब आपको अपने आप से प्यार होता है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और हमें अब सेल्फ केयर सिखाने के लिए, जैसे आप बॉडी शेमिंग की आप बात करें, हमें वो फैक्टर्स देखने होते हैं जो मजबूर करते हैं आपको बॉडी शेमिंग की तरफ। कौन से फैक्टर्स हैं? आपके पेरेंट्स में बात हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, एक बच्ची मेरे पास आई, वो बड़ी डिप्रेस थी। उसकी वजह ये थी कि उसके पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी थी, उसकी हाइट कम थी। आने जाने वाले लोग अक्सर उसे कहते थे कि तुम्हारी हाइट किस पे चलेगी, तुम्हारे घर वालों की तो बहुत अच्छी हाइट है। उस पर जो मदर थी, वो मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कहती थी। वो ये नहीं कहती थी कि नहीं ये फिर भी बहुत अच्छी, मतलब बच्चों को उस एज के अंदर तो दूसरों का थोड़ा सा वो चाहिए होता है ना, अपने मदर के चेहरे पे वो पहले देख रहे होते हैं कि मदर शर्मिंदा हो रही है, वो कॉन्फिडेंट हो रही है। तो बहरहाल वो आपको बताने ये चाह रही थी मैं कि जो ये पीयर प्रेशर वाली बात है, हम बाय डिफॉल्ट कंफर्म होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। हम एक्सेप्टेंस के लिए वो काम भी कर जाते हैं जो हमारे रिलीजन में जायज़ नहीं होते, या जो हमारे लिए अपने लिए नुकसानदेह होते हैं। जब आप सेल्फ केयर करते हो, जिसको मैं रूट कॉज कह रही हूँ, जब आप सेल्फ केयर करते हो तो आपको अच्छे बुरे की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आप इस चीज़ की परवाह करते हो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे अल्लाह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे रिलीजन ने मुझे क्या सिखाया है, आप उसके अकॉर्डिंग बात करते हो। सो इसलिए हम बार बार सेल्फ केयर की बात कर रहे होते हैं कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें और कबूल करें अपने आप को। जो लोग फिर भी नहीं कर पाते, उनको हम स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस कराते हैं, जिसको मैं साइंटिफिकली यूँ बताना चाहूँगी कि ब्रेन की ना डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जिसमें अल्फा बीटा थीटा वेव्स होती हैं। उस स्टेट ऑफ माइंड में हमारे रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम ज़्यादा काम होते हैं, या जो मैसेज उस टाइम ब्रेन को दिया जाता है वो अनकॉन्शियस में जाके बैठता है और वो इफेक्टिव ज़्यादा होता है। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में लोगों को लेके जाते हैं, सजेशंस देते हैं, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंजिंग आना शुरू होती है। सो पहली कोशिश यही करें कि आप खुद कोशिश करें, आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप असिस्टेंस लें, आप पाएं। यहाँ हमें भी अल्लाह ताला ने एक चांस दी है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह हमारे पास एक बड़ा पूल है लाइफस्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर्स का। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैड लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि वाकई आप कहीं पे भी जाते हैं आपको हेल्दी चीज़ नहीं मिलेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल वाली जितनी भी काम करने वाले उनमें रुकावटें हमें ज़्यादा नज़र आ जाएंगी, और अनहेल्दी चीज़ें आपको इतनी मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, आसानी से अवेलेबल होंगी। हम कैसे दोबारा से उस नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं कि जी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो सुन्नत के मुताबिक भी है और जो ज़्यादा हेल्दी है, कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें, वो हम लेकर आएं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन यही है ना कि वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में आम हो गई हैं, ठीक है। और हमें, अगर चंद लोगों को ये बात समझ आ गई है, तो हमें अपनी पुरानी वैल्यूज़ को भी तो नॉर्मलाइज करना है ना। हम भी नॉर्मलाइज करें, हम भी सोशल मीडिया पे बार बार इसकी बात करें, हम भी लोगों को बताएं। सबसे पहले अपने घर को चेंज करें। हम बात जब करते हैं उसका इम्पैक्ट ही तब आता है जब हमने खुद अपने ऊपर किया होता है। सो अगर आपने खुद नहीं किया, जैसे एक डॉक्टर है, एक बाकायदा एक रिसर्च मौजूद है जिसके अंदर 2 डॉक्टर्स के
पेशेंट्स की एफिकेसी को देखा गया कि किसके पेशेंट्स ज्यादा बेहतर हुए हैं या उनके अंदर इफेक्ट आया है। एक वो डॉक्टर थे जो कि स्मोकिंग करते थे और उसके बाद पेशेंट को ये कहते थे कि स्मोकिंग नहीं करनी, वॉक क्या करें, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। एक वो पेशेंट्स डॉक्टर थे जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे और उसके अलावा वॉक भी करते थे। पेशेंट्स को नहीं पता था, पेशेंट्स के लिए वो बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन था कि जो वो डॉक्टर वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, लेकिन वो पेशेंट ज्यादा सेहतयाब हुए उस डॉक्टर के जो खुद अच्छे कामों में या मतलब हेल्दी चीजों के अंदर था। इसके ऊपर एनालिसिस ये किया गया कि जो काम आप खुद करते हो ना, जो अमल आप खुद करते हो, उसकी जब आप एडवोकेसी कर रहे होते हो, आपके लहजे का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो असर करता है दूसरों के ऊपर। सुभान अल्लाह। So ये तो रोल मॉडलिंग वाली बिल्कुल बात रोल है। मॉडलिंग वाली बात है। सो हमारी सोसाइटी में पाकिस्तानी में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी कह देते हैं कि जी ये नहीं कर रहा, वो नहीं हो रहा, हमें करना चाहिए, पर कौन पहला कदम उठाए? भाई फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर तो बनो, आप बनोगे, ड्रॉप इकट्ठा होगा तो ओशन में बन जाएगा। तो नॉर्मेलिटी भी इसी तरह से ही होगी कि हम अपनी एडवोकेसी खत्म नहीं करें, हम अपनी बातें बताते रहें, एक ना एक दिन जरूर चेंज आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, मैं एक प्रोफाइल आपको देती हूँ। एक कोई 20 साल का बच्चा है और वो हर वक्त ऑनलाइन रहता है, बहुत सारे उस पर काम करता है और सुबह नाश्ता नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बच्चे की सेल्फ वर्थ कैसी है और इसकी प्रायोरिटीज कैसी हैं, तो आप क्या कहेंगी? देखें, अगर तो आप इस एज 20 साल के बच्चे की बात करेंगे, वो काम कर रहा है, वो हो सकता है कि वो अपना अर्निंग सोर्स उसका वो हो जिसके अंदर वो कमा रहा है। नहीं, वो वैसे ही बस लगा रहता है सोशल मीडिया पे हर वक्त। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, इसका तो बहुत नुकसान है ना, एडिक्शन है ना ये तो सीधी एडिक्शन है कि वो बच्चा जो है वो हर टाइम उसके ऊपर लगा हुआ है, अब उसका माइंड किसी क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा ही नहीं। अब आप प्रीवियस साइंटिस्ट निकाल के देखिए, उनकी हिस्ट्री को देखें, क्रिएटिविटी स्टार्ट वहां से होती है जब आप बोर होते हैं। लोग कहते हैं कि जी हम बोर हो रहे हैं तो हम फौरन कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लें। बोर होना समटाइम बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप बोर होते हो, आपके माइंड में आइडियाज आते हैं। जो बच्चा हर टाइम इस किस्म की चीजों में डला रहेगा, फिर आप उसको उसके फूड की टाइमिंग्स को भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जो बिहेवियर्स नॉर्मली देखने को मिलेंगे वो बात पे गुस्सा करने वाला होगा, वो चीज़ें भूलती उसे बहुत ज़्यादा होंगी। फिर इसके अलावा ये कि उसकी स्लीप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसके मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे। आप जिस एज ग्रुप की बात करें, अभी रिसेंटली एक बच्चा से जो मेरा कांटेक्ट हुआ, उसने आर्मी में वो चाहता था कि वो हो जाए, माशाल्लाह बड़ा लाइक बच्चा। उसने अपने सारे टेस्ट वेस्ट क्लियर कर लिए। जब मेडिकल टेस्ट की बात हुई तो बात आई तो उसका टेस्ट हुआ तो उसका जो ये बोन थी, ये रिब्स की जोन थी, ये हल्की सी टेढ़ी थी और उसकी वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। जब रीजन के ऊपर गए और फिजियोथेरेपिस्ट के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली एक पोस्टर में मोबाइल की गेमिंग करता रहता था, जिसकी इसकी बोन्स की शेप ही चेंज हो गई है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। आप देखें किस कदर इसके बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला बचा के रखे। ये बहुत ही सीरियस मैटर्स हैं जिनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ केयर की हम कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखें कि जब हम उस एज ब्रैकेट में आ जाते हैं ना, जहाँ पे अब आपकी फैमिली है, अब आपने बच्चों का और सर्वाइवल और ग्रोथ, और आप समझते हैं यही कुछ साल हैं जिसमें पैसे भी बनाने हैं, घर भी बनाना है, बच्चों की तालीम पे भी इन्वेस्ट करना है, तो हम वहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट करते हैं। यूजुअली हम बात करते हैं फीमेल लाइफस्टाइल की कि जी माँ बेचारी जी वो ससुराल और मेका और फिर बच्चे और प्रेगनेंसी उसकी तो है ही, लेकिन एक जो हस्बैंड होता है, उसका मर्द होता है, वो भी कमाई में लगा हुआ है, सारा दिन कमाई में लगा हुआ है, ना वो सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खाना खा रहा है, ना कोई चीजें अपनी सही देख रहा है। इनको कैसे मतलब ये जो अगेन माइंडसेट होता है, उनको लगता है कि ये लग्जरी है अगर हम अपने आप को रोके, मतलब बच्चों की परवाह ना करें और अपने खाने पीने का सोचें, या अपने मतलब पैसे पे इन्वेस्ट ना करें, आगे जाके तो हमें पैसा ही चाहिए होगा। ये वाला माइंडसेट जो हो जाता है जिसमें सेल्फ निग्लेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए? अच्छा देखिए, मेल एंड फीमेल के कुछ रोल्स डिफरेंट है। मेल अगर जो है ना वो इस तरह का कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए सब कुछ है कि उसने अर्न करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। ये एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहा होता है, कुछ डबल जॉब्स भी कर रहे हैं। फाइनेंशियली हालात पाकिस्तान में इसी तरह सही हैं कि जब तक दोनों लोग नहीं कमाएंगे या एक पर्सन दो जॉब्स नहीं करेगा, वो मैनेज नहीं कर सकता, उसकी चीज़ें उसके ऊपर चल रही होती हैं। दूसरी तरफ जो एक फीमेल है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा ससुराल मुझसे खुश हो जाए, मैं अपने बच्चों की केयर कर लूँ और वो
खुद अपने आप को इग्नोर कर रही होती है और उसमें भी उसको एंजाइटी होती है। अभी कल परसों की मैं बात ही बता रही हूँ, मदर एक मुझसे बात करी थी कि बाकी सब तो सही चल रहा है लेकिन मुझे बेटियां जवान हो रही हैं, उनकी शादियों की बहुत टेंशन है, पता नहीं वो शादी रिश्ते ये भी तो उसी के अंदर शामिल है ना कि पेरेंट्स की परेशानियों के अंदर शामिल है। रूट फिर कॉज मैं आपको बताने लगी हूँ, वो चीज़ बताने लगी हूँ जो कि सीड की तरह काम करेगी अगर मान जाएं, लोग इस चीज़ को समझ जाएं। वो आपका तवक्कुल है, वो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है। जिस दिन आपको अल्लाह ताला पे यकीन आ जाता है ना कि वो ज़ात मेरे साथ मौजूद है, मेरे मसले उसके मसले हैं, उसने वादा किया इन सबको पूरा करने की, किन किन टेंशन खत्म हो जाती हैं। ये एक बेसिक है। मैं कहती हूँ हम मुसलमान है ना, हम कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने से हमने मुसलमान होना होता है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें नहीं पता चल रहा हम आजकल के ज़माने में किस किस की इबादत कर रहे हैं। हम पैसे की इबादत कर रहे हैं, हम उन लोगों की इबादत कर रहे हैं जिनके थ्रू जो उनसे हमें ये मिलेगा। सिर्फ आप दिन में अगर एक दफ़ा गौर कर लें, क्या हम अल्लाह को ही अल्लाह मान रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियों के इलाज मिल जाते हैं, आपके अंदर एक पीस आ जाता है। एंजाइटी बहुत ज्यादा है ना, हमारे अंदर यकीन नहीं है, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चीज इतना प्रेशर देती है कि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। सो जब हम सेल्फ केयर पर लोगों को बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन लेके आते हैं, सेल्फ केयर पे लाते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि जब अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, हर चीज की जिम्मेदारी खुद ले ली, कुरान हमें क्लियरली ये बात बता रहा है, तो फिर चिल करो, रिलैक्स करो। लेकिन वो क्या करें जब शैतान भी तो साथ ही है। हाँ। अब उसने तो अपने तरीके सारे इस्तेमाल करने ही करने हैं। अच्छा, इसी एज ब्रैकेट में आके ना ये बिहेवियर भी आना शुरू हो जाता है कि अगर आपको पता चले ना कहीं पे कोई लेक्चर हो रहा है कि इवन कोई ऐसी पॉडकास्ट या कोई एक्टिविटी है जिसमें हमारी वो उस पे वीक पॉइंट पे ज़रब लगेगी, हमें बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे ये बिहेवियर ठीक नहीं है, इनको ठीक करने की जरूरत है, तो हम अवॉइडेंस में भी जाते हैं। हम वो सुनना नहीं चाहते, वो किताब नहीं पढ़ना चाहते, उस डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते, वो अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर ने तो यही बताना है ना, वो तो मुझे पहले से पता है ना। इस अवॉइडेंस बिहेवियर को भी कैसे टारगेट किया जाए? अच्छा, इसमें मैं आपको फिर एक पेशेंट की बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक बच्ची आई, उसने बहुत लाइक बच्ची, मैट्रिक में हाईएस्ट ग्रेड्स लिए, एफएससी में हाईएस्ट ग्रेड्स लिए, बीएस में उसने एडमिशन लिया। बीएस में एडमिशन के बाद पहले सेमेस्टर के बाद उसने छोड़ दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। रिलीजन की तरफ बहुत रुझान हो गया, बहुत ज़्यादा उसने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया। फिर सोचा कि मैं बीएस इस्लामियत कर लेती हूँ। पहला सेमेस्टर किया, दूसरे सेमेस्टर भी कर लिया। उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं करनी, मैंने पढ़ना नहीं है। वो किसी से कांटेक्ट नहीं करती। पेरेंट्स उसको कहते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, वैसे समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारे प्रॉब्लम की बात हो रही, तो मुझसे अंडरस्टैंड करो। वो नहीं करते हैं। मेरे पास अपने भाई के थ्रू वो मेरे पास आई, जब मेरे पास वो आई उस टाइम भी वो बहुत बुरे दिल के साथ आई थी कि डॉक्टर्स क्या ही कर लेंगे और ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो मैं बस बैठी, मैंने उससे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उससे बात करना शुरू की और इन बिहेवियर्स के ऊपर जब वो मुझे बातें बताती गई तो पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके पेरेंट्स उनसे, वो जो फादर हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है और बर्डन बहुत ज़्यादा है, और वो इस गिल्ट के अंदर थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरे पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं और वो मैं किसी तरह उनका बचा लूँ। तो वो अपने तौर पे ही जो उनसे ना उनका ख्याल ये कर रही थी कि मैं स्टडीज़ छोड़ देती हूँ। मतलब जब बच्चे अपना आप क्लियर बता नहीं पाते तो वो ऐसे बिहेवियर्स अपना लेते हैं, अडेप्टेशन उनकी ऐसी हो जाती है जो अनहेल्दी होते हैं, लेकिन उनको वो सही लग रहे होते हैं। सही। और इसलिए दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो उनसे इन बच्चों को अनकवर करना या इनको किसी ऐसी असिस्टेंस की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड कर सकें कि पीछे रीज़न क्या है। अब दूसरों के लिए वो एक रूड बच्ची है, दूसरों के लिए वो ऐसी बच्ची है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। उन्होंने नहीं पता कि वो अंदर से अल्लाह ताला के कितनी करीब है, वो कितनी अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती है। वो क्यों नहीं पढ़ी, मेरे माँ बाप परेशान ना हो जाए। बिहेवियर जो उसने अपनाया वो ठीक नहीं था, वो बाय हार्ट गलत नहीं थी। यानी अवॉइडेंस को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अवॉइड करता क्यों है कोई, तो पीछे कोई ना कोई ऐसी रीजन नहीं होगी जिसकी वजह से वो कोई अपना गिल्ट छुपा रहे होंगे, वो अपनी कोई ऐसी चीज छुपा रहे होंगे कि हम किसी पे बोझ ना बन जाए, इसलिए वो ऐसे बिहेवियर्स अपना लेते हैं। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। अच्छा, स्ट्रेस, कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस जो चल रहा होता है, वो हमारी लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट करता है और उस लाइफस्टाइल के साथ फिर हमारी कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं? अच्छा देखें, जो
लोगों का आम कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि इस दुनिया के अंदर कुछ अरसा हमें काम करना है, ये हम कर लेंगे तो जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गुलो जाएगी, गुलजार। हाँ, और हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन सोशल मीडिया का भी, कि ये क्लियर किया जाए कि ये दुनिया आराम की जगह नहीं है। यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, कुछ ज़्यादा आएंगे, कुछ किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगे, किसी की ज़िंदगी में कम आएंगे, डिपेंड करता है कि हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, आप रो के जब उसको करोगे उसके इफेक्ट्स और आ रहे होंगे, आप अच्छे तरीके से करोगे तो वो शायद थोड़ा आसानी से मसला हल हो जाए। सो ये चीज़ें जो उनसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम जब ये नहीं करते, हम इसी उम्मीद में गलत उम्मीदें लगा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। उसका नुकसान क्या होता है कि आप हर टाइम प्रेशर में रहते हो, आप हर टाइम एंशियस रहते हो, आपका दिमाग ऐसे, लोग कहते हैं कि हम रात को सोए तो सुबह उठे हम फ्रेश ही नहीं थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सोए जरूर हैं लेकिन हमारा दिमाग चल रहा है। हाँ। ये चीजें होती हैं। फिर हम उनको ये बताते हैं कि देखो रीजन ये थी कि तुमने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या इस चीज को तुम गलत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, उसकी वजह से सब कुछ। जब आप ये यकीन कर लेते हो ना कि जिंदगी में आते ही रहनी है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आप उसे कबूल करते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं होते। मोस्टली लोग नहीं कबूल करते। जब वो नहीं कबूल करते तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पहले तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके मूड चेंज होते हैं, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, कुछ बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर में चल जाते हैं, अपने आप को कवर करने के लिए बहुत दोस्तियां करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप बड़ा शुरू कर देते हैं। अंदर से बड़े टूटे हुए लोग होते हैं जो बज़ाहिर बहुत हंसा रहे होते हैं लोगों को, अंदर से नहीं वो खुश होते। सिर्फ वो ये होता है कि अपने ऊपर एक कवरिंग की हुई है कि लोगों को हमारे बारे में पता न चल सके। अच्छा, उसकी वजह से बॉडी है ना, अब उसके ऊपर इफेक्ट्स तो आने हैं। अब उसके ऊपर इफेक्ट्स क्या आएंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, आपके सर में आधे सर की दर्द, आपने सुना है शाटिका पहने लग गए। इसके अलावा हमें ये कहा जाता है कि जी सर में मेरे बहुत दर्द रहता है, माइग्रेन की बात वो करते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं जी रात को नींद नहीं हमें आ रही है, स्टमक पेट बहुत फूल गया हमारा, समझ नहीं आती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, डायबिटिक हम हो गए, कैंसर हमें हो गया है। अगर थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करें तो देखिए आप ये क्रॉनिक स्ट्रेसेस की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर जब हम वो कैंसर हो भी जाए बंधन, अगर उनकी स्ट्रेस के ऊपर उस टाइम भी काम कर लिया जाए, उनका कैंसर रिवर्स हो जाता है। सिर्फ स्ट्रेस की मैं बात नहीं करूंगी, या मैं लाइफस्टाइल के सारे पिलर्स की बात करूंगी। हमारे लिए 6 के 6 पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नंबर 1 फूड पे है। फूड के थ्रू हम उनकी बेसिकली, अब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं बात बताना चाहूंगी, फूड के थ्रू भी स्ट्रेस को ही ओवरकम कर रहे हैं हम फूड के थ्रू हैप्पीनेस के हार्मोन जनरेट कर रहे हैं, सिक्रीट करवा रहे हैं, और जो दूसरे हार्मोन है जो कि हमारे अंदर सैडनेस लेके आते हैं, सप्रेस करा रहे हैं। इसके थ्रू हम कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनके स्लीप के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनके सोशल एक्टिविटी या दूसरी चीजों पे, उस टाइम भी रिवर्सल आता है। सो लाइफस्टाइल मेडिसिन की इतनी खूबसूरती है कि ये इस चीज का दावा करती है कि ना सिर्फ आपकी डिजीज जोन सी है वो प्रिवेंट होगी, रिवर्स भी होगी। बिल्कुल ऐसे सो हम तो कहते हैं कि आप आए, आप हमें चांस दें, हम आपको दिखाएंगे चीजें कैसे रिवर्स होती हैं। बुजुर्गों पे थोड़ा सा आ जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, अब उनको अगर कोई बीमारी होगी है, अब उन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया है, उनको लगता है बस ये कल परसों मैंने तो मर जाना है, और वो बिल्कुल किसी तरह से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके प्रॉब्लम में बढ़ते जाते हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वो भी परेशान है, मैरिड बच्चे हैं उनके, अब वो बता रहे हैं कि अम्मी प्लीज आपने ना, आपकी शुगर हाई आई थी, आपने गुलाब जामुन नहीं खानी, अम्मी नमक नहीं ऊपर आपने छिड़कना, अब्बू प्लीज आपने वॉक करनी है, आपने तो बैठे रहते हैं लगातार, रिटायर्ड हो चुके हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अद्वियात बढ़ती जा रही हैं, सेल्फ पिटी बढ़ती चली जा रही है। इस उम्र में लोगों ने बिल्कुल अपनी उस पे हेल्थ पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये मेरा पैकेज ऐसा ही रहना है, डाउन हिल ही मैंने जाना है। लाइफस्टाइल मेडिसिन उनको क्या ख्वाब दिखाती है और क्या ख्वाबों की ताबीर भी मिलेगी। सही। अच्छा, मैं पहले तो एक बात बताऊं कि जो हेल्पलेस हो जाते हैं और उस टाइम में केयर अपनी नहीं कर रहे होते, जिंदगी में ना मकसद का होना बड़ा जरूरी है। जब तक इंसान की जिंदगी में मकसद नहीं होगा ना, तब तक वो आगे एफर्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाह रही हूँ। ओल्ड हाउसेस के अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पे वहां पे वो रह रहे थे, 2 तरह के ग्रुप लिए गए। एक वो ग्रुप था जिनकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिस के ऊपर थी, उनके खाने पीने सोने जागने, वंदन उन्होंने टीवी पे भी क्या देखना है और नर्सिस ने उनको बताना है, उनकी जिंदगी में मकसद नहीं है। एक और ग्रुप लिया गया, ऑथेंटिक स्टडी है, गूगल कर सकते हैं लोग, देख सकते हैं इसे। तो दूसरे के अंदर एक ग्रुप लिया गया जिनको उन्होंने प्लांट गिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि अच्छा बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, लेकिन इस पौधे का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसकी केयर
केयर करनी है, और साथ उनसे बेसिक क्वेश्चंस की उनकी हैप्पीनेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से एक महीना या सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद जब दोबारा उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो वो लोग जिनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो ज़्यादा हैप्पी थे, वो ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी हेल्थ पहले से बेहतर हुई थी। सो इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये होता है कि हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, सम टाइम हम उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ समझ के, या कभी हम प्यार भी उनसे बहुत करते हैं, हम इज्जत में उनसे काम नहीं करवाते कि नहीं रहने दें, आप रहने दें, आपको नहीं पता आप उनका नुकसान कर रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनके जो वो काम है उनसे नहीं लें। एक तरफ तो ये हो जाता है, दूसरी तरफ ये है कि जब आप एक बड़ी उम्र गुजारते हो जिसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की, अपने मियाँ की, एक औरत या एक मर्द जिंदगी गुजारता है, रिटायरमेंट हो गई या फिर ये कि बच्चों की शादियां हो गई, अब आप अकेले हो गए, जिंदगी का मकसद आप फिर खत्म करके बैठ जाते हो क्योंकि आपने अपने बच्चे, अपना घर ही मकसद बनाया हुआ था। बिल्कुल सही। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप अपने आप को मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो कि अब तो हम नियर टू डेथ हैं, अब तो हमें क्या करने की जरूरत है और क्या ही हो जाएगा, हमने ठीक होके करना भी क्या है। सो यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जिंदगी में कभी मकसद नहीं खत्म होना चाहिए। सो मकसद के लिए कोई बहुत बड़ा मकसद होना जरूरी नहीं है। आपने किसी, जिस तरह मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी ना, एक पौधे को भी ग्रो करा दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके बाद, वो आपके जाने के बाद वो सदका जारिया आपके लिए जो आपने प्लांट ग्रो कराया। सो मकसद को जरूर लेके चलें। दूसरी चीज अब ये आ गई कि अब हमारे बूढ़े हैं, वो ठीक है, अब वो मकसद को भी ले आए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, लेकिन अब हेल्थ का क्या करें, वो तो खराब है। उसके लिए लाइफस्टाइल मेडिसिन ये कहता है, एज का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, आप जिस एज के अंदर भी अपनी सलाह करना शुरू करोगे, जिस एज में भी अपने ऊपर काम करोगे, असर पड़ेगा। अच्छा। हम नॉर्मली 4 to 6 वीक्स का हम टाइम देते हैं कि 6 वीक्स के अंदर अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम करता है, 80% भी अपने ऊपर काम कर ले, तो डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसका इफेक्ट पहले आपको खुद को पता चलना शुरू होता है, फिर ऐसे ऐसे आपको लोग कहना शुरू कर देते हैं कुछ चेंज है तुम्हारे में, समझ नहीं आ रही लेकिन क्या है। सो हम ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम कर लो, अगर आप अपने सोने उठने की टाइम पे काम कर लो, स्पेशली अपनी फूड के ऊपर काम कर लो, तो आप हेल्दी हो सकते हो। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो शुगर तो हो ही गई है ना, यही क्या तो फायदा? नहीं, शुगर भी रिवर्स हो जाती है। अच्छा। शुगर के बहुत से ऐसे केसेस हैं, कैंसर भी रिकवर हो जाता है। हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि हमको आपकी मेडिसिन छुड़वा देंगे, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है खास हद तक। जब इंसान की तबीयत अब खराब हो गई है तो उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब हम उसके फूड के थ्रू उस पर काम करेंगे तो मेडिसिन कम होती चली जाएंगी और आपका ही डॉक्टर आपको बताएगा कि अब आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो आपको फिर एक केस कोट करने यहाँ पे करना चाहूंगी कि एक पेशेंट हमारे पास आया, उसका ओवरवेट, अच्छा खासा ओवरवेट, 100+ था, साथ उसको हार्ट का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने, इसके बाद तुम सरवाइव नहीं कर सकोगे। वो आया, हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो, उसने एग्जैक्टली हमें फॉलो करना शुरू किया। एक अच्छी बात तो ये कि उसका वेट कम होना शुरू हुआ। दूसरी चीज ये हुई कि उसके जो हार्ट की मेडिसिन थी वो कम होना शुरू हो गई। वो तकरीबन कोई हमारे पास आता रहा, तकरीबन साल आता रहा और उसके बाद वो नहीं आया। 5-6 साल के बाद वो दोबारा आया, अभी कुछ महीने पहले की बात है। उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं वही हूँ जिसको डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया था और कहा था तुम अब 2 महीने, मैं 5 साल बाद भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने इतना वेट भी अपना कम किया, सब कुछ किया। जब उसने दोबारा अपनी फूड प्रेफरेंसेस, अपनी रूटीन खराब की, फिर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वो वहाँ पर फिर आया कि ये अब आप मुझे दोबारा गाइड करें, अदरवाइज दोबारा आने की भी जरूरत नहीं थी। आपको मैंने बताया कि हम डिपेंडेंट तो क्लाइंट को करते ही नहीं है, उसको सारे वो प्रिंसिपल्स बता देते हैं जो कि उसकी ताहयात काम आने वाले हैं। सो एक दफा वो उनके ऊपर आ जाए फिर वो चलते रहते हैं जिंदगी। अच्छा, ये जो एक हमारी कल्चरल कंडीशनिंग है कि वैसे तो हम डॉक्टर्स को बड़ा बुरा कहते रहते हैं कि कंसल्टेंट को कि दवाइयां इतनी लिखते हैं और पता नहीं क्या इनका है, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर डॉक्टर आपकी तरह हो के लिखे कि आपने सुबह सेब खाना है, नाश्ता इतने बजे करना है और इतनी आपने वॉक करनी है और फिर आपने रात को इतने बजे सो जाना है, तो वो तो परेशानी हो जाएगा कि मैंने इतने पैसे जाए क्यों, कि ये तो हमारी नानी दादी भी बताती हाँ, ऐसे ही है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। हाँ। वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तो बस हमें बस एक पिल मिल जाए, हम वो खाएं और हम ठीक हो जाएं। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं है कि वो एक मेडिसिन से एक अपनी सेहत का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, लेट सपोज सर दर्द का, वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपने लीवर के ऊपर कितना नुकसान कर रहे हैं, अपनी वैसे एज ए होल हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी पे कितना नुकसान कर रहे हैं। सो अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं सोसाइटी में, मैं देखती हूँ माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि वो मेडिसिन की बजाय वो प्रेफरेंसेस देते हैं कि हम अपनी
लाइफ की जो डेली रूटीन है उसको हम बेहतर कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू में। फिर वो वर्ड ऑफ माउथ भी होता है ना, अगर एक को फर्क पड़ा है वो दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। तो नो डाउट नानी दादी ने अगर आपको बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। आप खुद से पहले वो करना शुरू कर दें। अगर आपको पता, आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं या हमें गाइडलाइन की जरूरत है, तो मोस्ट वेलकम आप आए हमारे पास, हम आपने आपको गाइड बहुत करेंगे। आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक आप सर्टिफाइड लाइफस्टाइल फिजिशियन भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये किस तरह से इस काम को बहुत इफेक्टिव बनाता है? अच्छा देखिए, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ना वो फाउंडेशनल मेडिसिन है, एक साइंस की ब्रांच जो कि फाउंडेशनल लेवल पे काम करती है। मैंने आपको बताया ना, रूट कॉज पे हम काम कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सेलुलर लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं। सो जब मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने ये देखा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, हम नॉर्मली कोई भी साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं, कुछ जो सेशन हमारा उस टाइम चल रहा होता है, उस टाइम तो बड़ा मोटिवेशनल होता है, इफेक्ट आ रहा होता है, लेकिन घर जाके हमने उसे होमवर्क दिया कि ये करके ना, उसका दिल ही नहीं चाहता। वो फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी के अंदर किसी बहुत नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, को बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो गया है, मैंने उसको बताया कि ये चीजें हैं, कोई बात नहीं, कबूल करो, अल्लाह ताला की तरफ से था, जो भी मैंने उसे बातें बताई उस टाइम तो ठीक है, घर जाके नींद तो उसकी फिर भी उड़ी हुई है ना, और वो मैंने उसको जो टास्क दिए वो नहीं कर पाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है साइकोलॉजी के अंदर अभी भी। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रही, मैं इंटरनेशनली बात कर रही हूँ कि जब आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गई ना, कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए कि अब आपका यकीन खत्म हो गया, अब आपको यकीन नहीं आ रहा, ना उम्मीदी आपके अंदर हो गई है, और आप उसे कह रहे हो कि नहीं तुम फिर भी सोचो, तुम फिर भी कोशिश करो, नहीं हो सकेगा। हमें उसके लिए अल्टरनेट लाइफस्टाइल मेडिसिन ने हमें ये जो फायदा दिया उसके थ्रू हम इम्यूनिटी पे और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे काम करते हैं, उसके थ्रू हम हार्मोन पे काम करते हैं। पेशेंट आया, उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं साइकोथेरेपी जरूर देती हूँ उसे, एक्सरसाइजेस कराती हूँ, साथ आहिस्ता से फूड पे काम करना शुरू कर देती हूँ कि जो उसका अब जाने के बाद अगर दिल नहीं चाहेगा, अगर वो ये चीजें भी कर लेगा तो अंदर से दिल चाहे, अंदर से ही वो हील होना शुरू हो जाएगा। जब आपका इनर हील होता है ना तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरे पेशेंट्स को बहुत फर्क पड़ना शुरू हुआ इस कॉम्बिनेशन की वजह से। सो मैं तो हमेशा, हम जितने लोग जो लाइफस्टाइल मेडिसिन में काम कर रहे हैं, हम अब गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज़ पे इसको देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन को तमाम मेडिकल साइंसेस, तमाम अलाइड हेल्थ साइंसेस का पार्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि सिर्फ साइकोथेरेपी, सिर्फ फिजियोथेरेपी, सिर्फ मेडिसिन से जो सा इफेक्ट नहीं आना, जब तक आप सेलुलर लेवल पे काम नहीं करोगे, बेस ठीक नहीं करोगे, ऊपर बिल्डिंग कैसे ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही आपने बात की। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूंगी कि नफ्सियाती मसाइल भी ना वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत से लोग जब मेरे पास भी आते हैं और मैं जैसे एज अ कोच कुछ भी उनको गाइड करती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि जी हम बहुत से साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों है? मैं बहुत दफा सोचती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसने तो एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसकी ट्रेनिंग इसमें हुई भी है, उसको मुझसे ज्यादा आता है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं नहीं जी आपने जो इलाज बताया, आपने जो 3-4 सेशन लिए उससे फर्क पड़ गया है, उस तरह फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें हमारा क्या गैप है जिसको ठीक होने की जरूरत है? डॉक्टर कवल, इसमें ना दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो एजुकेशनल लेवल पे मैं बताऊं तो हमारे यहाँ जो भी स्टडीज़ करवाई जाती हैं वो थ्योरेटिकली ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती। सेकंड चीज़, फ़र्ज़ करें आपको एक अच्छा टीचर मिल गया, उसने आपको बताया भी, बहुत अच्छा पढ़ाया भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फिजिशियन, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, अपने ऊपर काम करो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते, आप दूसरों के ऊपर कैसे काम कर सकोगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर बच जाता है क्योंकि देखिए उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, हमने लोगों के बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, हमने थॉट पे काम करना है, उस चीज़ पे जो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मेडिकल टेस्ट हमने करवाए, उसके थ्रू पता चल गया बॉडी के अंदर ये चल रहा है, हमारे पास उनसे हैं चाहे टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं है कि जो थॉट्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, बिलीफ जो उनसे वो कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसलिए हम जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने क्लाइंट की पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो मैंने एक गैप जो देखा है साइकोलॉजिस्ट के अंदर कि वो खुद बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए होते हैं, क्योंकि देखिए हर एक को प्रॉब्लम तो आने हैं, ये नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब आपको खुद क्योर करना आता है, आप अपनी केयर करते हो, तभी तो आप दूसरों की केयर कर सकते हो। वो एग्जाम्पल है ना, अपना प्याला भरा हुआ होगा तो कुछ दूसरे के प्याले में डालोगे, अपने प्याला खाली है तो दूसरे को क्या देना है। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइकोलॉजिस्ट की कि वो पहले अपने ऊपर काम करे,
फिर दूसरों के लिए काम करना शुरू करें, ठीक है। तभी इफेक्ट भी आना शुरू होगा। अच्छा, लास्ट सवाल जब मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी रेफरेंस से कि अगर किसी को कोई चैलेंज होता है तो एक अच्छे इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट की क्या पहचान होगी कि लोग उसको अप्रोच करें, किस तरह से वो आइडेंटिफाई करेंगे? पहचान क्या होगी उसकी, वो उसके पेशेंट्स बताते हैं। बहुत समटाइम तो आपको देखिए सोशल मीडिया इतने एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल जाता है। माशाल्लाह हमारी जो जनरेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि जो लोग बात कर रहे होते हैं उनके बात करने के अंदाज से भी आइडिया हो जाता है कि वो कैसे है। सो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो। सम टाइम फर्स्ट सेशन लेने से ही आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये इफेक्टिव पर्सन है, इसके पास जाना चाहिए। मैं क्लियरली ये बात कहती हूँ, हमारे यहाँ जरूर क्राइटेरिया बना हुआ है, लेकिन एजुकेशन जो सी है वो इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका एक्सपीरियंस और जितना आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो काम आता है। सो एक साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट वो हो सकता है जिसने शायद मास्टर्स किया हो, शायद उसने एक डिप्लोमा अपनी साइकोलॉजी की मेन डिग्री के बाद किया हो, और एक इनइफेक्टिव, मैं बुरा तो नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि कोई कभी बुरा होता ही नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत अच्छा पैदा किया है। इनइफेक्टिव जरूर हो सकता है कि वो हो सकता है उसने पीएचडी की हो, लेकिन ये कि उसकी बातों में असर ना हो। असर आता ही तब है जब अमल होता है। सो अमल करेंगे तो असर आएगा ना। सो बेसिकली ये चीज बहुत अहम है समझने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत आपने आज इम्पोर्टेंट हमें बातें बताई। हम अक्सर औकात नाज़रीन ये कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और पीछे भागते हैं वेल्थ के। तो ये लम्हा फिक्रिया है और हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, पॉज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। नहीं तो याद रखिएगा कि आपके दरवाजे पे बहुत सी बीमारियां खड़ी हुई हैं और कुछ तो अंदर आ चुकी हैं। कुछ आपके ड्राइंग रूम में बैठी हैं, कुछ आपके लाउंज में हैं और कुछ आपके बेडरूम तक आ चुकी हुई हैं। इन बीमारियों को रोकना हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है और हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।